अध्याय 17 तृष्णा। दीना एक किसान था। काफी खुशहाल था वह। उसके पास गुजारे के लिए काफी जमीन थी। बड़ी मेहनत से खेती करता था। जब अपनी लहलहाती फसल को देखता तो उसका मन खुशी से नाच उठता था। गांव में सबसे अधिक जमीन दीना के पास ही थी। वो सबसे अधिक संपन्न था, इसलिए गांव के लोग उससे जलते थे। वे कई बार अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। एक दिन दीना अपने घर के बाहर दालान में बैठा था। तभी एक परदेशी उसके घर के सामने से गुजरा। उसने दीना को बताया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के पास से आ रहा है। वहाँ नई बस्ती बसाई जा रही है। इस बस्ती में बसने वाले हर आदमी को 20 एकड़ जमीन मुफ्त दी जा रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से अधिक उपजाऊ है। वहाँ का किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनी हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, उसने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चल दिया और उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया। गांव की पंचायत ने उसे 100 एकड़ जमीन पट्टे पर दे दी। अब वो पहले से भी अधिक मेहनत से खेती करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह बहुत संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया। उसने बहुत से पशु भी खरीद लिए। वह आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ समय बाद दीना को लगने लगा कि उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। कुछ और जमीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहरा। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चाएं। सौदागर ने बताया कि नदी के उस पार से आ रहा हूँ। वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और अपना एक आदमी साथ लेकर वो यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा, जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। वहां सब जमीन खाली पड़ी थी। वहां के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीना ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया गया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। इसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिये ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया भेंट की चीजें निकाली और सरदार को अर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बताया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं, जितनी चाहो उतनी जमीन अपनी पसंद की ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो जमीन लूँ, कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखापढ़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की ये शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित होकर बोला, मेरी समझ में नहीं आया। 1 दिन का ये कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, 1 दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। 1 दिन का मूल्य 1000 रुपए देना होगा। एक शर्त और है,
तुम जहाँ से चले थे उस स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले नहीं लौट पाओगे तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। दीना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। तुरंत सरदार की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो जमीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूंगा। उसमें तो बहुत सी जमीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बनाऊंगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो जमीन उपजाऊ न होगी उसे बेच दूंगा या बंटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इस तरह के सपने बुनते बीती। दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी उतारकर टेकड़ी पर रखते हुए उसने कहा, ये निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूरज डूबने से पहले तक जितनी जमीन तुम घेर लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपए गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखीं, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाया नहीं। बंडी उतारकर कंधों पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। दीना ने उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वो कहाँ तक आ गया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकालकर खाई और पानी पिया। मन था कि थोड़ा आराम कर ले, पर लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वो बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने वहाँ गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर चलने लगा। टेकड़ी की ओर देखा, वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो अधिक दूर निकल आया है। इस ओर वह 2-3 किलोमीटर ही चल पाया था कि सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वो टेकड़ी से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर होगा और वापस लौटने का निश्चय किया। अब दीना काफी थक गया था। उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे। टांगे उठती नहीं थीं। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि सूरज ढलने के पहले टेकड़ी पर पहुंचना था। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर रखी टोपी
और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंसा जा रहा था। दीना जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उनको सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वो आंखें मूंदकर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास वो मुंह के बल गिरा। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून खून बह रहा था। वह दीना के लिए कब्र खोदी मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने और उसी में दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन पर्याप्त थी।